हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो स्पेशली मैंने क्लास 10th वालों के लिए बनाया है, जिनको कि मैंने अपने एक शॉर्ट में बताया था कि हम आपके लिए एक PYQ सीरीज़ लेने वाले हैं और उस PYQ सीरीज़ के अंडर ही मैं आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसी के थ्रू मैं आपको आज छोटे छोटे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आपको क्लियर करने वाली हूँ, जिससे आपका एक क्विक और शॉर्ट रिविज़न भी हो जाएगा आपका बायो का। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, MCQs के जितने भी क्लैरिफिकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अभी इस वीडियो में हम टेक ऑन कर रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो चलो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ये यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2023 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम लेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले, यानी कि सेक्शन बी की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता है ना, मेरी वीडियो देखते वक्त आपको क्या करना होता है, आपको पेपर पेन लेना है, ऐसे खाली नहीं बैठना है, ठीक है। पेपर पेन लीजिए और जो जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो नोट डाउन करते जाइएगा। तो यहाँ 2023 के PYQ को जब हम बायोलॉजी के लिए सॉल्व करेंगे तो 22वां नंबर का एक क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स की बात कर रहे हैं सेक्शन बी की। राइट द रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी। वो कह रहा है कि आपको इंसुलिन का रोल बताना है कि वो किस तरह से ब्लड शुगर लेवल ह्यूमन बॉडी में किस तरह से उसे कंट्रोल कर रहा है। तो देखो, आपको अपना क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमेशा क्वेश्चन के मुताबिक लिख के आना पड़ता है। ये मैं आपको हमेशा से समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके इंसुलिन का रोल क्या है ह्यूमन में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में। तो आप क्या लिखेंगे, जो इंसुलिन है, इंसुलिन आपका ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और वो कंट्रोल कैसे करता है, उसको घटाता है। यानी कि इंसुलिन, पहली बात तो कि इंसुलिन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी बाय डिक्रीजिंग द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ग्लूकोज ब्रैकेट में शुगर कर देना, शुगर लेवल इन ब्लड, ठीक है। अब आपको इसके आगे की लाइन क्या लिखनी है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। आपको क्या लिखना है कि एज द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है और जिस वजह से जो इंसुलिन है वो अपना काम क्या करेगा, शुगर के लेवल को कम करेगा। देन थर्ड सेंटेंस में आपको क्या लिखना है कि कैसे करेगा, बिकॉज रोल लिखा है तो थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आप डिस्क्राइब कर देंगे। वो करता है आपका ग्लूकोज को, जो ब्लड में जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा का ग्लूकोज है, उसे वो किस में कन्वर्ट करता जाएगा, उसे वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज हटता जाएगा ब्लड में से और वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता जाएगा और वो लीवर में चला जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका। देन उन्होंने लिखा है कि मेंशन द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू इट। तो डिजीज कौन सी है, डिजीज का नाम है डायबिटीज। अच्छा, एक और मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इंसुलिन, कल को क्वेश्चन आ जाए। चलो ये तो बात हो गई कि आपको पता चल गया कि जो इंसुलिन है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करेगा और जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा तो इंसुलिन का प्रोडक्शन भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और वो ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी में इसे टेक्निकल टर्म क्या है, तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है तो उसे कहते हैं हाइपरग्लिसीमिया। हाइपर का मतलब बढ़ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब ग्लूकोज का लेवल, हाइपरग्लिसीमिया। यानी कि इंसुलिन हाइपरग्लिसीमिया को कम कर रहा है। तो इंसुलिन हाइपरग्लिसीमिया, ग्लूकोज को कम करने वाला हार्मोन है। तो इंसुलिन काम तो करता है हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन में और खुद कैसा है, खुद है हाइपोग्लिसेमिक, क्योंकि कम कर रहा है ना भाई। जब बढ़ेगा तभी तो कम करने की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मल रिक्वायर्ड लेवल का रहेगा तो पड़ेगी नहीं जरूरत। तो इंसुलिन हाइपरग्लिसेमिक कंडीशन में काम करता है और खुद हाइपोग्लिसेमिक हार्मोन है। नेक्स्ट आपका इन्होंने 22 पे बी का दे रखा है, हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड रेगुलेटेड। इसका जवाब
जो आपका सेकंड वाला पॉइंट था उसमें मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन ब्लड कंट्रोल कैसे हो रहा है। तो इंसुलिन के जो रिलीज हो रहा है, इंसुलिन का अमाउंट ब्लड में कितना रिलीज होगा उसका कंट्रोल खुद किसके हाथ में है, ब्लड और ग्लूकोज के लेवल के। ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज होगा तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, और ब्लड शुगर का लेवल डाउन होगा तो जो इंसुलिन है वो आपका डाउन रहेगा, और उस समय डाउन को बढ़ाता कौन है। अब मैं इसी के रिगार्डिंग एक और आपका छोटा सा टॉपिक क्लियर कर देती हूँ कि जो आपका ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो इंसुलिन के ऑपोजिट काम करता है। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों ही आपका पैनक्रियास, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैनक्रियास में मिलती हैं, वहां से निकलते हैं। पैनक्रियास खुद एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड का काम करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जिनके सिक्रेशंस को ले जाने के लिए डक्ट होती हैं, और जिनके सिक्रेशन को, केमिकल्स को पहुंचाने के लिए डक्ट नहीं होती। जो अपने केमिकल्स को ग्लैंड्स डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं उन्हें हम डक्टलेस ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। पैनक्रियास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की डक्ट है, ग्लैंड है सॉरी, इसीलिए उसे हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। उसके अंदर आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं, उनमें आपकी सेल्स होती हैं जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा यानी कि हाइपरग्लिसेमिक कंडीशन होगी तो इंसुलिन सीक्रेट होगा ज़्यादा, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली, और वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। यानी कि इंसुलिन खुद एक हाइपोग्लिसेमिक हार्मोन है जो हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन में काम करता है, जबकि ग्लूकेगॉन इसका रिवर्स कर दीजिए। ग्लूकेगॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, यानी कि वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा। तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम हो जाता है तो ग्लूकेगॉन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। तो इस तरह से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। तो ये आपका एक टॉपिक छोटा सा एंडोक्राइन से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो 23 नंबर का क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ द ब्लड, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ट्रांसपोर्टेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग, मेंशनिंग इन द पाथ फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर। यानी कि आपको ये जो दो आर्टरीज या वेन या जो दो ब्लड वेसल्स दी हुई हैं उनका आपको एक तो ये बताना है कि क्या उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, या और वो कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं। पहला उन्होंने दिया है वेना कावा। इसके रिगार्डिंग मैं बड़ा जल्दी समझा दूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, जिन्होंने नहीं देखी है आप वहां जाइए और देखिए। वेना कावा वेन है, वेन आपका वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं, ठीक है, इनटू द हार्ट। वेना कावा जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। अपर बॉडी से वेना कावा आती है वो सुपीरियर वेना कावा होती है, और जो आपकी लोअर बॉडी से आती है वो आपकी इंफीरियर वेना कावा होती है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी देखो, आर्टरी ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, चाहे वो दूर मतलब बॉडी पार्ट्स में ले जाएंगी, चाहे वो लंग्स में ले जाएं, ब्रेन में ले जाए और अदर बॉडी पार्ट में लेके जाएंगी। अब क्योंकि अओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी, उसमें प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स में जा रही है, राइट पल्मोनरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में क्यों जा रही है, क्योंकि लंग्स से ही तो ऑक्सीजन मिल रही है ना, लंग्स इज द साइट जहां से ऑक्सीजन मिलेगी ब्लड को और वो ऑक्सीजनेटेड होगा। दैट मीन्स कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ऑन द कॉन्ट्रेरी टू द अदर अओर्टा अदर आर्टरीज, उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जाएगी तो अवे फ्रॉम हार्ट। ये रूल तो फॉलो करेगी, ये तो यूनिवर्सल रूल हो गया इनके लिए।
ठीक है, यानी कि वो ब्लड वेसल जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है। आपको पता है ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से होता है रेस्पिरेशन में। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है और 3% डिजॉल्व्ड स्टेज में प्लाज्मा में होता है। जबकि जो CO2 का है वो 3 तरीके से होता है। 20 to 25% जो CO2 है आपका, वो 20 to 25% CO2 आपका जो है वो कंबाइन होके जाएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ। जबकि जो मेजर जो पार्ट है वो उसका बाइकार्बोनेट आयन के जैसे जाएगा, बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड। देन इसी में ही और करके क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ स्कीमेटिक फ्लो चार्ट शो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ए सेल टू प्रोवाइड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि क्या पूछना चाह रहा है, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शो द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आपको ग्लूकोज का ब्रेक डाउन बताना है एक सेल में, जब उसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला भी बताना है और लैक ऑफ, जब ऑक्सीजन मिल रही है तो ग्लूकोज किस किस में ब्रेक डाउन होगा और जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो देखिए जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है सेल में तो इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब आप कहोगे भाई ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, यानी कि जो आपका रेस्पिरेशन है वो बेसिकली इसलिए हो रहा है, ऑक्सीजन आप इनहेल इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो सके और वो ऑक्सीडेशन के बाद ही उसको एनर्जी ATP प्रोवाइड करवाएगा। ATP इज द एनर्जी करेंसी है आपकी किसी भी लिविंग की। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो फुली आपका डिसोसिएट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज से आपको CO2 मिलेगा एंड प्रोडक्ट और आपको एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो 6 कार्बन जो कंटेनिंग जो ग्लूकोज है ना वो 1 कार्बन में आ गया, यानी कि सारे बॉन्ड टूट गए। बॉन्ड ब्रेक होने पे तो बॉन्ड की एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन नहीं है और लैक ऑफ ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आपका एनर्जी के लिए मसल सेल में जब एक्स्ट्रा कभी भी फिजिकल कोई आप एक्टिविटी करते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ साथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में मसल्स में एसिड बनता है, ठीक है, और उसी एसिड की वजह से वो पेन होने लगता है, मसल फटीग हो जाती है और आप ओवर एक्सरसाइज कर ले तो आपको हमेशा पेन होता है। आपने फील किया होगा कि मसल्स में पेन होता है, तो वो जो एसिड बनता है और एसिड के साथ में वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसलिए उसके साथ जो एनर्जी निकलेगी वो थोड़ी कम एनर्जी, लेस ATP रिलीज होंगे। और ये जो आपका रेस्पिरेशन है ये कहलाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बिकॉज सेल के अंदर बेसिक केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की। ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है जो कि एक केमिकल प्रोसेस होता है, जबकि जो सांस लेना, इनहेल एक्सहेल, वो एक फिजिकल प्रोसेस है और वो सिंपल ब्रीदिंग इन एंड आउट जिसे आप कह रहे हैं वो आपका फिजिकल प्रोसेस या रेस्पिरेशन भी आप उसे सिंपली कह सकते हैं। देन 24 नंबर पे अगेन क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन्स आर फाउंड। मतलब आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये बताना है कि आपके नेफ्रॉन्स कहाँ पर मिलते हैं। तो जो नेफ्रॉन्स हैं वो आपके किडनी के अंदर मिलेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स जो हैं वो आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब नेफ्रॉन्स के डिफरेंट आपके स्ट्रक्चर और फंक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में पहले कप लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद उसके ट्विस्टेड लूप होता है कॉन्वोल्यूटेड, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड लूप ट्यूब्यूल कहते हैं। देन हेनलेज लूप आता है, उसकी डिसेंडिंग और असेंडिंग यू शेप होता है, स्ट्रेट हेनलेज लूप। देन उसके बाद DCT दूर वाला ट्विस्टेड वाला लूप जो ट्यूब्यूल्स है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड देन फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट।
ये तो है पूरा की पूरा उसका ट्यूब्यूलर सिस्टम। इसके अंदर जो कप लाइक शेप है जिसे हम बोमेन कैप्सूल कह रहे हैं, उसके अंदर आपका आता है ग्लोमेरुलस, यानी कि ग्लोमेरुलस आपका कैपिलरीज का टफ्ट है, गुच्छा है, एक नेटवर्क है उसके अंदर, ठीक है। और वो टफ्ट इसलिए रहता है, गुच्छा इसलिए रहता है, कैपिलरीज बहुत सारी रहेंगी तो जो प्रेशर है ना, प्रेशर अच्छा आएगा और उसके हाई प्रेशर से ही जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर में आप उसका पार्ट्स लिख देंगे, ग्लोमेरुलस, देन बोमेन कैप्सूल, देन पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, नेफ्रॉन का पूछा है, किडनी का नहीं पूछा है। अब फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का फंक्शन है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, सारे वेस्ट प्रोडक्ट मोस्टली नाइट्रोजिनस यानी कि यूरिया, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, ये इसका फंक्शन है। करता कैसे है? अब आप उसके लिए और फंक्शन क्या हो गया, जब एलिमिनेट करेगा आपका ब्लड साफ होगा, प्योर होगा, तो आप हेल्दी फील करेंगे, यानी कि आपकी सेल का जो एक ऑस्मोटिक बैलेंस है वो बना रहेगा। तो आप सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन ही रहता है, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन करता है और होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है। अब ये होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस का मतलब है रिटर्न टू द नॉर्मल कंडीशन, यानी कि आपका ब्लड अगर बहुत ज्यादा वेस्ट कंटेनिंग है तो इतने वेस्ट उसके नेचर में नहीं है, उसकी फितरत में नहीं है, उसकी नेचर है ही नहीं, नेचुरल नहीं है, तो उन वेस्ट को हटा देना और जितने वो वेस्ट अफोर्ड कर सकता है थोड़ा बहुत, या जितने उसका है ऑस्मोलैरिटी उतना उस लेवल पे आ जाना। जैसे कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम के अगेंस्ट में आपको कूल काम करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चाहिए ना, तो यही होम्योस्टैसिस है। आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, देन थोड़े टाइम बाद आपका सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वर्क करेगा, देन उसके बाद आपकी वो कूल काम हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न टू द नॉर्मलसी, इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो जितने भी मोस्टली आपके जो फंक्शन हो रहे हैं जो आपका एक्सक्रीशन का, वो होम्योस्टैसिस को ही मेंटेन करता है, सो दैट कि आपकी बॉडी बैलेंस रहे। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट का एलिमिनेशन, नेफ्रॉन का फंक्शन, देन ऑस्मो रेगुलेशन एंड देन होम्योस्टैसिस मेंटेन करना। हाउ डू हार्मफुल केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड progressively at each trophic level in a food chain? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो प्रोग्रेसिवली का मतलब है कि प्रोग्रेशन हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है उनमें, प्रोग्रेसिवली हर ट्रॉफिक लेवल पे फूड चेन में किस तरह से बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनडायरेक्ट है, आपका किससे है? बायोमैग्निफिकेशन से, राइट। तो आपको बायोमैग्निफिकेशन पहले तो आपको लिखना है कि harmful chemical get accumulated progressively at each trophic level through the process of biomagnification। फिर आपको बायोमैग्निफिकेशन की आपको डेफिनेशन यहीं से यही हो गई, हार्मफुल केमिकल्स जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल, हार्मफुल केमिकल को आप ब्रैकेट में लिख देना, और हार्मफुल केमिकल आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर बायोडिग्रेडेबल हो गए तो नेचर खुद उनको डिग्रेड कर देगी तो एक्यूमुलेशन का तो सवाल ही नहीं होता। भाई इकट्ठी कौन सी चीज होगी? इकट्ठी तो वही चीज होगी ना जो एज इट इज पड़ी हुई है, जो अपनी फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स है वो सिंपल में नहीं डिवाइड हो रही है, वही तो जमने के ज्यादा चांस है, ठीक है। गंदगी जम जाती है ना, तो गंदगी अगर जमती है बर्तन पे, स्केलिंग हो जाती है यूटेंसिल्स पे, तो वो अगर वो डिग्रेड हो जाए तो वो जमेगी क्यों, स्केलिंग क्यों होगी, राइट। तो देन बायोकेमिकल, फिर आपको बताना है कि बायोमैग्निफिकेशन कि जब प्रोड्यूसर लेवल पे होता है तो प्रोड्यूसर लेवल पे वो जैसे कि केमिकल्स वगैरह का स्प्रे किया प्लांट वगैरह पे, तो वो सॉइल में जाएंगे, रन ऑफ होंगे, वॉश ऑफ होके वो कहाँ जाएंगे, उनको जो प्रोड्यूसर के बाद उन पे डिपेंडेंट जो हर्बीवोर हैं, जो आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के हैं कंज्यूमर्स, वो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के वो उनको खाएंगे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल के बाद थर्ड में। अब डिग्रेड तो हो नहीं रहा बिकॉज वो कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो डिग्रेड तो होगा नहीं, तो वो अंदर जाके भी जमा रहेगा। देन उसको दूसरा उसको कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, कार्निवोर्स। तो यानी कि वो इस तरह से बढ़ते जाएंगे क्योंकि डिग्रेड तो हो नहीं रहा और वो खाना खाते जा रहे हैं, ना वो डाइजेस्ट हो रहा,
ठीक है, ना डाइजेस्ट हो रहा, ना डिग्रेड हो रहा। डाइजेशन का मतलब ही डिग्रेडेशन है ना, डाइजेशन की तो डेफिनेशन में ही आता है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर, तो ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहा उसका, दैट मीन्स वो जमता जाएगा बॉडी में। अब वो खाना तो खाएगा ही, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसकी बॉडी में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जैसे कि आपका DDT वगैरह पेस्टिसाइड्स एग्जाम्पल आता है, तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये ही आपको बताना है। और ये जो आपका बायोमैग्निफिकेशन होता है, इसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपकी टॉप कंज्यूमर्स में रहेगी, यानी कि कार्निवोर्स वगैरह जो होते हैं उसमें रहेगी। तो 2023 के हमने 2 मार्क्स की बात कर ली। नेक्स्ट आपको मैं वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि 2023 में 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको किस तरह करना, और इसी के बहाने हम छोटे छोटे शॉर्ट डिस्कशंस भी कर लेंगे।